ये हैलोवीन की रात थी 2007 की। हाई स्कूल में फ्रेशमैन ईयर की। मैं अपने दोस्तों के साथ था, आइवन, रायन और जेसी के। हम सुपर मारियो के पात्रों के भेस में सजे हुए थे। मैं लुइजी था क्योंकि मैं दूसरा सबसे लंबा था। आइवन मारियो था क्योंकि वो छोटा और चौड़ा था। मारियो चौड़ा नहीं था क्या? जेसी वाह लुइजी था क्योंकि वो हद से ज़्यादा ही लंबा और पतला था। और रायन वारियो था क्योंकि वो कुछ ज़्यादा ही मोटा था। तो वो हमारे दल के लिए बिल्कुल सटीक पोशाकें थीं। हम एक गैर भीड़ भाड़ वाले उपनगरीय इलाके में रहते थे, जहाँ अच्छी खासी जगह थी घरों के बीच में। हेलोवीन पर यह सबसे घटिया चीज़ थी। तुम्हें तुम्हारी कोशिशों से कम मिलता है। हम घंटों से ट्रिक और ट्रीटिंग कर रहे थे, अंधेरा होने के बाद तक भी। और अंत में एक ऐसा समय आ गया जब सब ट्रिक और ट्रीटर्स अपने अपने घरों की ओर जाने लगे थे। मेरे पैर दर्द होना शुरू हो गए थे और मुझे बार बार हाथ बदलने पड़ रहे थे उस 4.5 किलो की बन चुकी तकिए जैसी टॉफियों की बोरी को पकड़ने के लिए। पर हमने ये योजना बनाई कि हम तब तक चलेंगे जब तक हमारी पोटलियाँ भर नहीं जाती। बहुत से घरों ने तो अब जवाब देना तक बंद कर दिया था। शायद यह अब उनके ट्रिक और ट्रीटर्स को कैंडी देने के समय से ऊपर जा चुका था। अगले घर पर पहुंचने पर हमने एक बैगनी बाल्टी को एक छोटे बरामदे पर रखे हुए देखा, जो कि सबसे अच्छा एहसास था। मैं वो एक था जो उसके इतने पास गया कि मुझे एहसास हो सके कि वो खाली थी, जो कि सबसे बुरा एहसास था। मैं पीछे घूमा जब मैंने एक घर की खिड़की पर खटखटाहट सुनी। हम सब ने खिड़की की ओर देखा। हमें वहाँ कोई दिखा नहीं, पर सुना कि किसी ने कहा, रुको। दरवाज़ा खुला और एक बूढ़ा आदमी आखिरी 40 में, जो गंजा होना शुरू हो गया था, बाहर आया। उसने हमसे अंदर आने को कहा, जिससे वो हमें और टॉफ़ियाँ दे सके। मैंने कहा कि हम यहीं इंतज़ार कर लेते हैं। उसने कुछ इस अंदाज में जवाब दिया, बकवास, अंदर आओ, हम तुम्हें टॉफ़ीज़ देते हैं। आइवन आगे आया और उसने कहा, नहीं कोई बात नहीं, आओ डैन, चलो चलें। मैंने उस आदमी को ख्याल रखने को कहा और क्षमा मांगी। वो बस वहाँ खड़ा देखता रहा जब हम वहाँ से चल दिए। उसने कुछ कहा तक नहीं। मुझे थोड़ा बुरा लगा, पर साथ में वो आदमी थोड़ा डरावना भी दिख रहा था। और मुझे लगा कि मैंने वहाँ ना जाकर अपनी जान ही बचाई है। अगर कहानी यहाँ ख़त्म होती तो ये डरावनी नहीं लगती। तो जाहिर है कि ये यहाँ ख़त्म नहीं हुई है। हमने कुछ लोगों के घरों को छोड़ दिया ताकि हम थोड़ा आगे बढ़ सकें, और फिर हम दोबारा काम पर लग गए। अब हम प्रकृति रक्षा से होकर गुजर रहे थे, तो वहाँ आसपास ज़्यादा घर नहीं थे। अब इस समय पर हम जेसी के घर के पास जा रहे थे। मैंने ध्यान दिया कि रायन ने चलना बंद कर दिया है, और मैं घूमा ये देखने के लिए कि क्या हुआ है। उसने कहा कि उसने किसी को हिलते सुना पेड़ों के पीछे से, संरक्षण क्षेत्र में। अभी उससे पहले की बात थी, अब लोगों के फ़ोनों में फ्लैश लाइट्स होती हैं, तो हम किसी को ढूंढने जंगल में नहीं जा सकते थे। बजाय इसके हम रायन को ये समझाने लगे कि वो बस रकून या वैसा ही कुछ होगा। आपको लगेगा कि ये थोड़ा घिसा पिटा है, पर जब ऐसी चीज़ें असली ज़िंदगी में होती हैं तब तुम ज़्यादा तार्किक संभावनाओं को मानते हो। ये प्राकृतिक है। हम ये क्यों माने कि हमारा कोई पीछा कर रहा है। मुझे मेरा हाथ रायन के कंधे पे रखना पड़ा उसे आगे बढ़ाने के लिए। सड़क पे थोड़ा आगे बढ़ते ही मैंने और आइवन तक ने अब वो आवाज़ सुनी। जब हम सब रुके तो वो कदमों की आवाज़ जो पेड़ों के पीछे से आ रही थी वो भी रुक गई। आइवन ने चिल्लाकर उस पीछा करने वाले को भाग जाने को कहा, वरना हम उसकी सिट्टी पिट्टी गुम कर देंगे। वैसे मैं जानता था कि वो बस खाली जोश दिखा रहा है। मैं उसके आवाज़ में बेचैनी सुन सकता था। पेड़ों के पार एक टहनी के टूटने ने हमारे अंदर फ्लाइट और फाइट रिस्पॉन्स चला दिया। मैं, जेसी और रायन वहाँ से रफू चक्कर हो गए। आइवन पहले तो आक्रमण के ख्याल में था, पर फिर वो जल्दी से हमारे पीछे आ गया जब उसे एहसास हुआ कि हम सब वहाँ से भाग गए थे। हम अंधेरी सड़क पर भाग रहे थे और हम सब ने उस आवाज़ पर ध्यान दिया जो जंगल में टहनियों और पत्तियों को कुचलते हुए कम से कम 2 या 3 पैरों के जोड़ों की लग रही थी। हम बड़ी मुश्किल से जेसी की सड़क पर पहुंचे जब आखिरकार वो आई और सीधा उसके बैकयार्ड की तरफ भागे। उसके घर में घुसते हुए पिछले दरवाजे से जो पहली चीज़ हमने की वो थी उसकी लिविंग रूम की खिड़की से बाहर झाँक कर देखना। हमें वहाँ कोई नहीं दिखा। हम सबको अपने विचार एकत्रित करने थे और इस बात पे चर्चा करनी थी कि अभी अभी क्या हुआ था उसके लिविंग रूम में, कि अचानक से हमने सुना कि जेसी के बैकयार्ड का दरवाज़ा धड़ाम से बंद हुआ। जेसी बत्तियां बंद करने के लिए कूदा। मंद से एक चटक और धमाके की आवाज़ आई। शायद जेसी का पिछला दरवाज़ा वहीं था। हमने ये सहमति की कि हम चाकुओं से लैश होकर जाएंगे और उनका सामना करेंगे। जेसी ने पिछले दरवाजे की बत्ती जला दी, पर वहाँ कोई नहीं था। और उसी समय सामने वाला दरवाज़ा खुला और हम सब ने जानवरों की तरह चिल्लाया। जेसी की मॉम और उसकी बहनें सीढ़ी से नीचे तेज़ी से भागती हुई आ रही थीं। वो बस अभी घर आई थी उनके एक दोस्त की छोटी सी हाउस पार्टी से। हमने ये जानकर थोड़ी चैन की सांस ली कि ये बस वो थी। जेसी ने समझाया कि क्या हुआ था, पर उसको ऐसा बताया कि वो बहुत कम नाटकीय दिखे। मैं और आइवन उसके बाद घर चले गए और रात्रि की घोषणा कर दी। रात के 12:30 बजने पर मुझे एक परेशान कर देने वाला मैसेज आया। वो जेसी से था।
उसमें लिखा था कि वो मेरी मॉम नहीं थी। मैंने वापस लिखकर कहा, क्या? उसने दोबारा तेज़ी से जवाब देते हुए कहा कि वो मेरी मॉम नहीं थी बैकयार्ड में। मेरी उंगलियों ने फ़ोन की बटन तोड़ते हुए दोबारा लिखा, तुम्हारा क्या मतलब है? वहाँ एक लंबा विराम था उसके मुझे ये बताने से पहले कि उसकी मॉम और बहनों ने ये कहा कि वो कभी बैकयार्ड में गई ही नहीं। मैंने उसको तुरंत उसके बैकयार्ड की जांच करने को कहा, उसके ऊपरी डेक से। वो ये पहले ही कर चुका था। उसने उसकी मॉम को भी सब कुछ बता दिया था और उन्होंने भी पहले ही पुलिस को बुला लिया था। उन्हें वहाँ पीछे कोई नहीं मिला, पर जैसे ही ने उस आदमी का भी जिक्र किया जिसने हमें आमंत्रित किया था ट्रिक और ट्रीटिंग करते समय, उसके बाद उसका आगे कुछ भी नहीं बना और ना ही उसके बाद जैसे कि घर पर कुछ हुआ उस एक हैलोवीन की रात के बाद।